नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और उसका जो पार्ट थर्ड है उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया था और उसी की वजह से क्या था 29वें क्वेश्चन के बाद में वॉइस नहीं आई। अब हमने उस जो क्लास है उसको कट कर दिया है, वो 25 सवाल तक ही है। 75 जो है पूरे इसमें होंगे, 26वें सवाल के बाद में इस क्लास में हम पूरे करेंगे। ठीक है भाई। और ये क्लास अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। अब देखो 26वां सवाल, 25 तक आपने उस क्लास में कर लिए। अगर किसी कोई ये क्लास देख रहा है उसने नहीं देखी, वो पहले पार्ट थर्ड देख लें। 26 से 75 यहां पर मिलेंगे भाई। लाल लकड़ी और ताड़ के जो पेड़ है, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? भाई लाल जो लकड़ी है, पहली बात तो जो लाल लकड़ी का पेड़ है वो पाया, लाल लकड़ी का मतलब है चंदन, चंदन के पेड़ है ना। चंदन हो गया, ताड़ हो गया। ये किस प्रकार के पेड़ है? ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बोल दो या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बोल दो। जो टेगावन है, टेगावन हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अमेरिका में। ठीक है। और यूरेशिया, है ना, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यहाँ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में ये टेगा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमारे यहाँ पर मिलते हैं। और हमारे यहाँ पर भी देखो दोस्तों कहाँ मिलते हैं, हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया, जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पे मिलता है ना। और जो हमारा ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहां पर भी हमारे कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। टुंड्रा जो वन है ये पाए जाते हैं ध्रुवों पर, आर्कटिक वन है। एक तरीके से वन क्या है, ये जो बर्फ है वहां पर क्या है, बहुत ही एक शुष्क वनस्पति होती है टुंड्रा टाइप की। टुंड्रा वन जिसको बोलते हैं, बर्फ के अंदर पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो ये आर्कटिक जो आर्कटिक के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्या है ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, अर्धपर्णपाती वन। इसमें हमारे नीम आ गया, शीशम आ गया, है ना। ये जो पेड़ है भाई, ये जो पेड़ है वो पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती में। हमें पूछा लाल लकड़ी और ताड़। ये ताड़ का पेड़ जो है ये मैंग्रोव वन में भी पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में भी पाया जाता है। लेकिन यहां हमें चंदन और ताड़ दोनों दे दिया, तो ये मैंग्रोव यहाँ ऑप्शन में नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र को मानसूनी वन, सुंदरबन, शंकुधारी वन, माउंटेन वन। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत बारी आपने पढ़ा होगा। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, सुंदरबन जो डेल्टा क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। पहली बात तो ये भी ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, विश्व का सबसे बड़ा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का डेल्टा मिलकर ये बनता है। ये आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये है सुंदरबन। मैंने आपको डेल्टा और एस्चुअरी में अंतर भी बता दिया। ये सुंदरबन डेल्टा है। ये देखो, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जहां पर ये साथ साथ में छोटे छोटे टापू भी बनते हैं, है ना। जब नदियां क्या होती है, जब नदियां अपना जल समुद्र में मिलाती है, उस वक्त जो नदियों के मुहाने पे, किनारे पे जो ये चीज बनती है, तो इस टाइप की चीज को तो हम कहते हैं डेल्टा, जिसमें ये हमारे यहाँ मिट्टी, गाद, है ना, रेत वगैरह वो रहती है, टापू टाइप में होती है, घास भी होती है इसके ऊपर, और ओनली सिर्फ डायरेक्ट मिल रही होती है, उसको कहते हैं मुहाना एस्चुअरी। ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? अगर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है भाई, वो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में कौन सा है? देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण। अगर यहां पूछ ले वनस्पति सर्वेक्षण, क्या पूछ ले? वनस्पति सर्वेक्षण, तो भाई वनस्पति जो सर्वेक्षण है उसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगर पूछ ले दोस्तों कि वन्य जीव, हमें पूछ ले वन नीति कब आई, वन नीति कब आई, तो वन नीति आई थी 1952 में, याद रखना है। हमें पूछ ले जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ ले, अधिनियम पूछ ले, अंतर है, नीति और अधिनियम में अंतर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर कहीं हमें पूछ ले तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हम करेंगे 1972 में। कहाँ भाई? 1972 में, 20 साल बाद में, 1972 में, है ना।
20 साल, इसके 20 साल बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। अब भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया, वन्य जीवों का संरक्षण कर दिया, तो भाई ये वन्य जीव जहां रहते हैं उसका भी संरक्षण करेंगे हम। तो उस सिक्वेंसली याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अब आता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, और जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में आया था। अब देखो हमने वन नीति ले आए, हम वन्य जीवों का संरक्षण हमने कर दिया, उसके बाद में वन संरक्षण हमने कर दिया। तो जब ये सब चीजें हमने कर दी, तो अब ये वन्य जीव और वन ये सबको मिलाकर क्या कहते हैं हम, पर्यावरण। तो पर्यावरण संरक्षण अगर कहीं पूछ ले, पर्यावरण, इन सबको मिलाकर हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अगर पूछ ले तो वो 1986 में। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देहरादून ए ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इन्हें यहां हमें मिलान करना है, वन और उनके वृक्षों का मिलान करना है भाई। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्वतीय और मैंग्रोव। देखो यहां जो है उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है ना, उसके अंदर अभी पहले ताड़ भी पाया जाता था, लेकिन यहाँ मेन जो वृक्ष है वो होता है, यहाँ महोगनी दे दिया, इसलिए मेन इसका महोगनी है। क्या है, महोगनी है। जो ताड़ है वो मुख्य वृक्ष कौन से वनों का है, मैंग्रोव का, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार में ही पाया जाता है। लेकिन मुख्य वृक्ष ताड़ किसका है, मैंग्रोव का। ताड़ हो गया, नारियल हो गया, ये मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, मैंग्रोव वन वो होते हैं दोस्तों जहां आपने देखा होगा जो डेल्टा क्षेत्र होता है, समुद्र का डेल्टा क्षेत्र, जहां पानी भी होता है और उन पानी के अंदर ही कई पौधे उगे हुए रहते हैं। आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखे होंगे ऐसे वन, है ना। ये जो मैंग्रोव वन है उसमें पाया जाता है ताड़। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती जिनके पत्ते झड़ते हों वो होता है पर्णपाती। तो भाई जो ऑप्शन बी है, बी के अंदर आएगा अपना ये साल। साल का जो वृक्ष है वो हो गया पर्णपाती। साल का वृक्ष को क्या हो गया, पर्णपाती। और पर्वतीय के अंदर जो है ये स्प्रूस नाम का पौधा पाया जाता है। पर्वतीय, पर्वतीय के अंदर जो भी पाई जाती है औषधीय टाइप के पौधे पाए जाते हैं। तो पहले में हो गया डी, सॉरी पहले में हो गया सी। तो दो ही ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन तो कट गए। दूसरे में डी, ये सेम है। और तीसरे में सी में ए, सी में ए, इसी में है। तो ऑप्शन सी सही हो गया भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये ध्यान रखना, मैंग्रोव वनों का ताड़ मुख्य वृक्ष है। ये सदाबहार वनों में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य वृक्ष किसका है। यहां अगर ताड़ दे रखा है और मैंग्रोव दे रखा है, तो मैंग्रोव को ही हमें यहां पर करना, ताड़ से जोड़ना है। ताड़ और नारियल इसके मुख्य वृक्ष है। एक औषधीय पौधा हिमालयन यू टेक्सस वोल्चियाना कहां पाया जाता है। पहली बात तो यह है, ये एक औषधीय पौधा है, हिमालयन यू इसको बोलते हैं, और इसको टेक्सस वोल्चियाना भी बोलते हैं। और इससे एक रसायन निकलता है, उसका नाम होता है दोस्तों टेक्सोल। ये जो टेक्सोल है ये किस में काम में आता है, ये जो कैंसर की दवा बनाने में काम आता है सबसे ज्यादा। ये टेक्सोल किस में काम आता है, कैंसर की दवा बनाने में। कैंसर की दवा बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है टेक्सोल का। पाया कहां जाता है, सवाल यह है कि पाया कहां जाता है। यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हिमाचल और अरुणाचल। ऑप्शन सी राइट है। देखो हिमाचल और असम, असम सारे चारों ऑप्शन में हिमाचल दे दिया, तो हिमाचल तो कॉमन हो गया। अब इधर देखना, असम में भी नहीं पाया जाता है, एमपी में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है। आपको पता है हिमालय में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, वहां भी हिमालय का जो पार्ट है उसमें पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है हिमालयन यू। ये देख लीजिए हिमालयन यू, ये तो पौधा है हिमालयन यू, और ये देखो इसके ये फूल या फल जो भी आप समझे ये है। इससे जो है वो दवाई बनती है, इससे टैक्सोल नाम का एक रसायन निकलता है जो कि कैंसर में काम में आता है। अब आ गया भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति है, वो आई थी। वन संरक्षण नीति आई है 1952 में। अरे भाई जो वन संरक्षण नीति अगर कोई निकाली तो आपने जी आजाद हुई देश बी के बाद में तो कोई नीति ऐसी शुरुआत में बनना के लिए आजाद कर 1947, तो बी के आसपास में ही, बी के आसपास में ही 5-1 साल बाद में ही कही हो 1952 का मायने वन संरक्षण नीति हो गई। अब मैंने अभी बताया था वन संरक्षण की नीति निकालिए, अब हम निकालेंगे अधिनियम।
तो वो पहले सबसे पहले किसके लिए अधिनियम बनाते हैं? शिकार सबसे पहले किसका होता है? शिकार होता है वन्य जीवों का। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम निकला था 1972 में। अभी याद कराया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखो मैं बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और एग्जाम में आ जाते। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब वन्य जीवों का हो गया तो वन खटर जैसी, तो वना का भी करनी है, तो वनों का हो गया 1980 में। और अब जब वन्य जीव का भी कर दिया, वन्य और वन का भी कर दिया, तो इन दोनों को मिला के हम पर्यावरण को बोलते हैं। तो पर्यावरण अगर आ जाए तो ये ऐसे सीक्वेंस में याद करना है, ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। 1986 ऐसे 1952 में 72, 80 और 86 ऐसे सीक्वेंस में आपको याद करना है। यहां 1952 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन तीनों एक साथ पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का जहां तीनों एक साथ पाए जाते हैं? तो तीनों भाई देखो, तीनों हमारे पाए जाते हैं कहां पर? तीनों पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। कहां पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं भाई, तीनों पाए जाते हैं। आंसर यह है। यहां ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र। नहीं भाई, इन जगहों पर ये तीनों नहीं पाए जाते। इन पर कहीं जो है मैंग्रोव पाएगा, तो कहीं सदाबहार पाएगा, कहीं पर्णपाती पाएगा, लेकिन यहां पर तीनों एक साथ जहां मिलेंगे वो मिलेंगे हमें अंडमान और निकोबार में। वहां पर तीनों प्रकार की वनस्पति मिलती है भाई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब आपको मैंने बहुत बारी बता दिया है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। हमारे मैंग्रोव वन जो पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं, है ना, और थोड़ा सा उधर पश्चिम बंगाल की तरफ पाए जाते हैं। जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में कौन कौन से पौधे आते हैं? ताड़ का आ गया, नारियल का आ गया, इस तरीके से। बहुत स्पीडली चलना है क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम है और कम समय में हमें चीजें करनी है, तो स्पीडली चलना होगा। खेजड़ली आंदोलन, अमृता देवी, चिपको आंदोलन गोरा देवी, अपिको आंदोलन कर्नाटक। अब देखो, खेजड़ली जो आंदोलन है, ये खेजड़ली जो गांव है, खेजड़ली गांव है जोधपुर के निकट। जोधपुर के निकट जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह जोधपुर के महाराजा थे। महाराजा का बन रहा था महल, और महाराजा का जब महल बन रहा तो महाराजा ने कह दिया भाई ये महल बन रहा है, इसके लिए मेरे जो खिड़की दरवाजे जो बनेंगी उनके लिए मेरे को पेड़ ला के दो। तो जब वो उस महाराजा के जो सैनिक है वो पेड़ वगैरह काटने गए, तो वो गांव में जब गए, कौन से गांव में गए? खेजड़ली गांव में गए। उस खेजड़ली गांव में ज्यादा खेजड़ी के पेड़ है, वहां काटने गए तो अमृता देवी, घटना ये है सन 1730 की, सन 1730 की घटना है भाई ये। जब ये गए तो अमृता देवी ने इसका विरोध किया कि भाई मैं पेड़ों को नहीं कटने दूंगी। तो फिर सैनिक गए राजा के पास में, भाई राजा जी ऐसी बात है, वहां पर जो अमृता देवी अपनी बेटियों को लेकर आ गई है और वो पेड़ नहीं काटने दे रही और पेड़ों से चिपक गई है। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि भाई उसकी हत्या कर दो, है ना, उसको मार दो लेकिन पेड़ काट के लाओ। ऐसे करके टोटल 363, ये ध्यान रखना बहुत बड़ा आंदोलन था, 363 विश्नोई जो है, या 363, अमृता देवी खुद विश्नोई थी। और विश्नोई आपको पता ही है, विश्नोई कौन होते हैं? विश्नोई जो होते हैं जाम्बोजी के समर्थक होते हैं, और उन 20 + 9 29 नियमों को मानते हैं, इसलिए 20 नोई, इसलिए 20 नोई कहते हैं। और ये जाम्बोजी को मानते हैं। 363 लोग उस वक्त शहीद हुए थे इस नरसंहार में। और उसके बाद में जो है राजा ने वो आदेश रुकवाया कि नहीं, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, बलिदान देना पड़ा 363 लोगों के लिए। तो ये खेजड़ली जो है आंदोलन अमृता देवी से संबंधित है, सही समय लेता है भाई। चिपको जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन गोरा देवी से संबंधित है। गोरा देवी, ये चिपको आंदोलन हुआ कहां था? चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड में कब हुआ था? 1973 में हुआ था, है ना, 1973 में ये उत्तराखंड में हुआ था। अपिको जो आंदोलन है वो कर्नाटक से ही बिलोंग करता है भाई, सही है। अपिको जो आंदोलन है ये भी पेड़ों से संबंधित ही आंदोलन है, और ये कर्नाटक में हुआ था। और पांडुरंग हेगड़े, क्या नाम है? पांडुरंग हेगड़े जो है वो इस आंदोलन के क्या थे? नेता थे। इस आंदोलन को शुरू करने वाले पांडुरंग हेगड़े थे। ये ध्यान रखना भाई, ये तीनों ही सही है। तो तीनों कौन से में? तीनों ऑप्शन डी में सही है, तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक
प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। अब सर्वाधिक कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पाइन। क्या चीड़ के सर्वाधिक है क्या? अरे चीड़ का पौधा अपने यहाँ देखने को मिलता है क्या? सब जगह देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये तो वैसे ही होगा। शंकुधारी पेड़ क्या आपने सब जगह देखा है क्या? नहीं देखा है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन थोड़े देखे। सदाबहार वनों में कौन कौन से आते हैं? सदाबहार वनों में जो आते हैं, सागवान के पेड़ आते हैं, है ना, सागवान आ गया, देवदार आ गया, चीड़ आ गया, ये सब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वर्षा, ये तो बहुत आसान है, ऐसे आप काट के भी कर सकते हो। अरे भाई देखते हो क्या? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, शुष्क पतझड़ हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। नीम का पेड़ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? शीशम का पाया जाता है। तो ये सब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये मैं दिखा देता हूं यहां पर, ये देख लो, ये जो सबसे ज्यादा है ये कौन से पाए जाते हैं? ये सबसे ज्यादा वाला यही है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ट्रॉपिकल डेडियस फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ जो है या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। ये देखो, ये मैंग्रोव है। ये मैंग्रोव इधर मालाबार तट की तरफ है, इधर थोड़ा सा कोरोमंडल की तरफ है, और ये यहाँ पर पूर्वोत्तर की तरफ है। ये पश्चिम बंगाल जो सुंदरबन है, मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन कहाँ उगते हैं? जहां पर डेल्टा क्षेत्र होता है या समुद्र के जो किनारे पर जो है वो पेड़ उगते हैं, जहां पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं। ये मैक्सिमम कौन से पेड़ होते हैं? नारियल के होते हैं और ताड़ के पेड़ होते हैं मैंग्रोव वनों में। तो इस तरीके से आप देखो, मैप जो है, मैप बड़ी आसानी से, अगर आप मैप को ध्यान से देखो ना तो मैप बहुत आसानी से आपको समझा देती है चीजें सारी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। वेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? वेदांग थंगल जो है दोस्तों, वेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। वेदांग थंगल का मतलब होता है, तमिल के अंदर इसका मतलब होता है शिकारी का गांव। इस वर्ड का मतलब होता है वेदांग थंगल का तमिल में शिकारी का गांव। किसमें होता है? तमिल में होता है। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसमें क्या है? ये अपने भारत का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? वेदांग थंगल पक्षी भारत का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ लगभग 40,000 के आसपास पक्षी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भाई? 40,000 के आसपास पक्षी पाए जाते हैं। 26 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी है, 26 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो वेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। फैक्ट है, फैक्ट हमें याद ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिकली हम चीजें मेंशन कर सकते हैं। आगे सवाल आता है हमारा 36 सवाल है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान बोल दो, या क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बोल दो। क्लाउडेड, धूमिल का मतलब है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बोल दो, ये एक ही बात है। ये दोस्तों जो है ये है त्रिपुरा में। कहां है? ये है त्रिपुरा के अंदर। कहां है दोस्तों? त्रिपुरा के अंदर ये है। और यहां पर जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये है वो क्लाउडेड लेपर्ड। कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड बोल दो या धूमिल तेंदुआ बोलो, इस प्रकार का तेंदुआ पाया जाता है। और जो ये तेंदुआ है ये आयुसीएन द्वारा किस सूची में रखा गया है? ये रेड इंडेक्स में रखा गया है। किसमें? रेड इंडेक्स बोल दो या लाल सूची बोल दो, यानी इस पर खतरा है। लाल सूची में इसलिए रखा गया है, इस पर खतरा है, इसीलिए इससे सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? वो है भाई त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में भी कहां है? त्रिपुरा में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है सिपाही जिला अभ्यारण्य। क्या नाम है? सिपाही जिला अभ्यारण्य। उस अभ्यारण्य में ये उद्यान बना हुआ है त्रिपुरा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आयुसीएन वाला ध्यान रखना है, लाल सूची में रखा गया है। अगला सवाल है हमारा कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमें पता है सबसे जो ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य अभ्यारण्य है वे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी अगर किस राज्यों में पूछा जाए तो कहाँ है? एमपी में 96,689 वर्ग किलोमीटर है। तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, गांधी का नाम सुनते ही गुजरात ऑप्शन में जरूर देगा, लेकिन हम गुजरात नहीं करना है हमें। महाराष्ट्र, राजस्थान में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो मध्य प्रदेश में ये अभ्यारण्य है दोस्तों। कहाँ है? ये एमपी में ये अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नीमच और मंदसौर, नीमच प्लस मंदसौर में ये गांधी सागर वन्य जीव
अभ्यारण्य। तो ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो गया। इससे सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इससे सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको अब सरकार दूसरा चीता का घर है ना, दूसरा चीतों का घर के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो पहला कौन सा है, पहला है कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। और कूनो जो नेशनल पार्क है वो भी एमपी में है, कूनो नेशनल पार्क भी कहां पर है, एमपी में है। इसको दूसरा जो चीतों का घर है उसके रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसलिए गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर भूमि है। रामसर भूमि क्या है, देखो रामसर भूमि क्या है, एक रामसर कन्वेंशन हुई थी, उस रामसर कन्वेंशन के तहत विश्व में जो भी आर्द्र भूमियां हैं जो कि खतरे में है, जो भी किसी न किसी खतरे में है, उसको रामसर साइट के रूप में क्या कहे घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि उनका संरक्षण हो सके। तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक रामसर कन्वेंशन है। भारत में टोटल रामसर जो कन्वेंशन है वो है 85, कितनी है भाई, 85 रामसर कन्वेंशन है। सबसे ज्यादा अगर किसमें है तो वो है तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। और कितनी है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 18 है। भाई देखो सबको याद करना पॉसिबल नहीं होता है, अपने ये जो रामसर साइट है सबको याद करना पॉसिबल नहीं होता है। राजस्थान में कौन कौन सी रामसर साइट है, राजस्थान में कौन कौन सी है, तो राजस्थान में सिर्फ 2 रामसर साइट है। एक तो हमारे सांबर झील हो गया, भाई आर्द्र भूमि है ना सांबर झील, सांबर झील का अति दोहन करने से सांबर झील भी क्या है, खतरे में आती है, इसलिए उसको भी उसमें रखा गया। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव, ये 2 हमारे राजस्थान के अंदर क्या है, आर्द्र भूमि है, रामसर साइट है। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है वही भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में राज्यों की स्थिति मिला, जिम कार्बेट कहाँ है, जिम कार्बेट बोल दो या कार्बेट बोल दो, उत्तराखंड में। कान्हा, कान्हा हो गया, माधव हो गया, कूनो हो गया, गांधी सागर हो गया, ये सारे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो गए भाई, एमपी में है। गिर आपको पता है, गिर गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में। अब इनमें से मिला लेना कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। जो है फर्स्ट के अंदर बी है, फर्स्ट के अंदर बी है, तो पहले ही ऑप्शन में बी है, बाकी किसी में है ही नहीं। सेकंड में ए, सेकंड में ए, और थर्ड में डी, और फोर्थ में सी। सही है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। नीलगिरी रिजर्व मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है, और जो जीव मंडल को इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं आप, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, और बायोस्फीयर रिजर्व भारत का ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन, नीलगिरी। अगर ये पूछ ले भारत का पहला, तो भी नीलगिरी हमें करना है। कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में ये नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व लगता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको दिखा देता हूं, देखो दोस्तों, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का है ये नीलगिरी है, ये नीलगिरी है, ये यहां पर केरला है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर गया यहां पर, और ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु में। तो तीनों राज्यों में हो गया, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा नहीं है। रामसर कन्वेंशन अभी बताया था, रामसर कन्वेंशन का जो संबंध है वो आर्द्र भूमियों के, नम भूमियों के संरक्षण से है। तो यहाँ पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण पहला ही ऑप्शन है, तो यही सही होगा। कहीं आप ये सोच लो वन्य जीवों के संरक्षण, वन संरक्षण और उक्त सभी से, अगर ये सोचो तो दिमाग लगाओ भाई, अपने सांबर झील में कौन सा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव है जिनका संरक्षण हमें करना है। सांबर झील में कौन से वन है, कोई वन नहीं है, तो हमें तो आर्द्र भूमि है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण है। घुमाने के लिए एग्जामिनर ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है, लेकिन हमें सही आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जटायु नेचर पार्क किस राज्य में। देखो आपको जटायु की कहानी पता है, रामायण के अंदर आपने पढ़ा है कि जब रावण है सीता को हरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु जो भगवान है वो इनसे, रावण से भिड़ गए थे, और रावण ने उनको पराजित किया, लड़ा उनसे, और उनको नीचे धरती पर गिरा दिया। तो धरती पर जिस स्थान पर ये गिरे थे, मान्यता है ऐसी, ऐसी किंवदंतियां हैं, उस स्थान पर जटायु एक नेशनल पार्क बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और वो जगह जो है वो है केरल में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, वो जगह केरल के अंदर है। ये देखिए,
ये सीन नज़ारा देख लीजिए, ये जटायु है और इस तरीके से गिरने का भी सीन दिखाया गया है। बहुत एक लोग यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में इस जगह को घूमने भी आते हैं। बहुत प्यारा सा व्यू है, प्यारी सी जगह है। अगला सवाल, अगला सवाल है पिन्न घाटी। पिन्न घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? पिन्न घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये है हिमाचल में। कहाँ है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में भी कहाँ है? लाहौल और स्पीति जिला है। लाहौल स्पीति जिला नाम है जिले का, लाहौल स्पीति जिला। और उस जिले में, लाहौल स्पीति जिले में भी कौन सी घाटी के अंदर पिन घाटी है? स्पीति घाटी है। उस स्पीति घाटी में ही क्या है? ये पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब बक्सा टाइगर रिजर्व ये तो याद रखना पड़ेगा। देखो, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और नेशनल पार्क है, बर्ड पक्षी अभ्यारण्य, इन सबको याद रखना है हमें। कौन से जिले में, इतना इंपॉर्टेंट रहता है। ज्यादा आप डीप में मत जाओ, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये जो बक्सा टाइगर है ये पश्चिम बंगाल में। बक्सा कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में है। बक्सा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भाई राजस्थान आ जाओ। अगर आपको घड़ियालों को प्राकृतिक रूप से देखना है कि प्राकृतिक रूप से, तो कहाँ देख सकते हैं हम? प्राकृतिक उनके घरों में देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं चंबल में। चंबल नदी में आपको पता है घड़ियाल पक्षी, घड़ियाल पक्षी नहीं सॉरी, घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। वहाँ जो है चंबल नदी में है घड़ियाल सबसे ज्यादा हमारे, और ये प्राकृतिक आवास में रहता है। तो चंबल ही यहाँ पर आंसर है। भीतरनिका, मैंग्रोव, पुलिकट, दीपोर, इनका में कोई नहीं देखना है हमें, आसानी से पता है चंबल नदी को हम फाइंड आउट कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित नहीं है? भाई हमें सम्मिलित नहीं है पूछा है। काजीरंगा है, सरिस्का, सरिस्का नहीं है भाई। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, केवलादेव भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव आ गया, रणथंभौर आ गया, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। सरिस्का नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है लेकिन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो मिट्टी है उसमें स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें स्वयं ही जुताई का गुण पाया जाता है? तो वो मिट्टी हमारे है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों है भाई? काली मिट्टी में और कौन से गुण होते हैं? देखो, काली जो मिट्टी है वो, उसमें क्या होता है? नमी होती है। प्रकृति जो है उसकी कैसी होती है? प्रकृति उसकी चिकनी होती है, उसमें नमी होती है और पानी को धारण करने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है। किसमें? काली मिट्टी में। इसीलिए यहाँ पर कपास उगाई जाती है। कपास हो गया, चावल हो गया, वो काली मिट्टी में ज्यादा होते हैं। तो स्वयं जुताई का गुण अगर किसी मिट्टी में पाया जाता है तो काली मिट्टी। अगर ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं देकर कपासी मिट्टी दे दे तो कपासी भी ठीक है। रेगुर दे दे तो रेगुर भी एक ही नाम है। काली, कपासी, रेगुर एक ही नाम है। तो काली मिट्टी में ही स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, जलोढ़ में नहीं पाया जाता है। ये जो काली मिट्टी है सबसे ज्यादा किधर पाई जाती है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, इनमें ये काली मिट्टी, एमपी में भी पाई जाती है, झारखंड में भी पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। अब एक आपको पता है जलोढ़ मिट्टी किधर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तराई क्षेत्र में, है ना, यूपी की ओर पाई जाती है। हमारे राजस्थान में भी कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके द्वारा जो उत्तर का मैदान बनाया गया है ना, उसमें जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। शुष्क मिट्टी अगर कहीं पूछ लो तो शुष्क मिट्टी अपने यहाँ पाई जाती है राजस्थान में। शुष्क मिट्टी अपने यहाँ नहीं पाई जाती, क्या मरुस्थल में पाई जाती है? और मान लो ये पूछ ले लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट जो मिट्टी है ये पाई जाती है तमिलनाडु में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है वहां पाई जाती है। तो हमें यहाँ पर पूछा है स्वयं जुताई का गुण, तो ये काली मिट्टी में है। बहुत आसान है। अगर ये मिट्टियों का आपको देखना है कौन कहाँ कहाँ पाई जाती है तो मोटा मोटा आपको नक्शा देखना होता है। ये नक्शा देख लो, इसके अंदर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय, शुष्क, लवणीय, क्षारीय और दलदल मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर्वत होंगे। कहाँ आते हैं पर्वत? ऊपर हिमालय में। तो ये पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ है, यहाँ पर्वतीय मिट्टी है। ये पूरा जो है उत्तर का जो मैदान है यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी ये देख लो, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया,
और ये सौराष्ट्र जो गुजरात का हिस्सा है, सौराष्ट्र, इन जगहों पर ये काली मिट्टी पाई जाती है, काली कपासी मिट्टी। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, लाल मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी हमारे राजस्थान में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है ये कोरोमंडल का जो सॉरी, ये तो मालाबार का तट हो गया, इधर कोरोमंडल वाला तट हो गया, एक इधर ये पश्चिम बंगाल की तरफ हो गया, यहाँ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जूट किस प्रकार की मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। देखो, जूट को उगाने के लिए, जूट को उगाने के लिए मिट्टी जलोढ़ चाहिए, मिट्टी जलोढ़ चाहिए। जो जलवायु है वो चाहिए गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र। देखो, ऐसा भी होता है कि शुष्क और आर्द्र भी होता है, और नम और आर्द्र भी, नम और आर्द्र तो एक ही बात हो गया। जलवायु गर्म और आर्द्र चाहिए किसको उगाने के लिए, जूट को उगाने के लिए जलवायु जो है गर्म चाहिए और आर्द्र चाहिए। इसमें क्या होता है, इसके लिए वाटर लॉगिंग है ना, वो नुकसानदायक होती है। अब वाटर लॉगिंग क्या होती है, लगातार जो बारिश होती है ना, लगातार बारिश या जल भराव इस फसल के लिए नुकसानदायक होता है। और ये लगभग 80% जो है आर्द्रता है, वो परिवेशीय आर्द्रता काम में लेती है। परिवेशीय यानी वातावरण की आर्द्रता को काम में लेता है जूट फसल के लिए। हमें तो यहाँ पर सिर्फ मिट्टी पूछा है, तो मिट्टी में अच्छी तरह उगता है वो जलोढ़ है, काली में नहीं है। काली के अंदर तो कपास है, लाल भी नहीं है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है भाई, जलोढ़ मिट्टी। जो कि कहाँ पर मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबको माना जाता है सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। बहुत सारी सबसे ज्यादा जो चीजें हैं उगाई जाती है खेती के लिए, सबसे बेस्ट अगर कोई मिट्टी रहती है तो वो जलोढ़ मिट्टी ही रहती है। बांगर और खादर भी आपने सुना होगा, जो नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़, पुराना जो जलोढ़ में है उसको बोलते खादर, और नए जलोढ़ को बांगर कहते हैं। अगला सवाल यही कि कौन कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में भाई, चारों में ही ऑप्शन डी कर दिया अपने लिए, कोई चीज ही नहीं छोड़ी इसने भाई। और लाल जलोढ़ मिट्टी किधर पाई जाती है, मरुस्थलीय का पता है, उल्टा देखते हैं। जलोढ़ किधर पाई जाती है, मैंने बताया था यूपी के साइड में पाई जाती है, यूपी के जो मैदान है वहां पाई जाती है, उत्तर मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ मिलती है, काली मिट्टी मिलती है गुजरात में मिलती है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। वैसे तो कहाँ मिलती है, वैसे तो महाराष्ट्र में ज्यादा मिलती है, तो यहाँ गुजरात देख लो। लाल मिट्टी जो एमपी में देख लो, अब ऑप्शन देख लो, एक में बी, एक में बी, दो ऑप्शन में आ रहा है, दो में सी, दो में सी, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तीन में ए, तीन में ए सही है, चार में डी। ऑप्शन ए ही राइट हो गया भाई, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है, रेगुड़ बोल दो, काली बोल दो, एक ही बात है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा किधर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी होती है, फिर एमपी में भी होती है। अगला, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा जो अपरदन है वो कैसे रोका जा सकता है, अति चराई के द्वारा रोका जा सकता है क्या। मृदा अपरदन जो है अति चराई के द्वारा रोका जा सकता है क्या, नहीं। वनस्पति उन्मूलन के द्वारा रोका जा सकता है क्या, नहीं रोका जा सकता। वनस्पति को आप उन्मूलित कर दोगे, वनस्पति को उखाड़ फेंकोगे, तो क्या मृदा अपरदन रुकेगा। मृदा का अपरदन होता क्या, मिट्टी का कटाव, हवा से पानी से कटाव। अगर हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो मिट्टी के अंदर जड़ें जम जाएगी, और वो जड़ें क्या होगी, उस मिट्टी को रोक के रखेगी। यही तो मृदा अपरदन को रोकने का उपाय। तो वृक्ष लगाओ सबसे ज्यादा, तो वन रोपण करो, वन रोपण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल बहुत सिंपल आते हैं अगर हम देखें तो। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, अभी बताया था आपको, चलो मैप था उसमें बताया था कि मालाबार का जो तट है वहां पाई जाती है। अब लोग क्या है, ज्यादातर कोरोमंडल और मालाबार में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो तट है पश्चिम वाला, ये तो होता है मालाबार, जिसमें केरल और इधर कर्नाटक आता है। और ये इधर जो तमिलनाडु वाला तट है, पूर्व वाला, इसको कोरोमंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। ये याद रखना है हमें, ये याद रखना है। लेटराइट जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। थोड़ी बहुत उधर मैंने अभी बताई थी आपको, पश्चिम बंगाल की तरफ, सॉरी,
थोड़ी बहुत मैंने बताई थी, छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है और उड़ीसा की तरफ पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। और सबसे ज्यादा जो पाई जाती है इधर पश्चिमी घाट में, इधर मालाबार में पाई जाती है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है? ये भी आपको पता है भाई। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते थे पहले, तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलता था? लावा। वो लावा जब ठंडा हो गया तो वो चट्टानों में परिवर्तित हो गया। उन चट्टानों को बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। और वो आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे टूटी और उनका अपक्षय हुआ। उस अपक्षय के कारण जो मिट्टी बनी, वो कौन सी मिट्टी बनी? वो बनी भाई काली मिट्टी। कौन सी बनी? काली मिट्टी। काली तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं, लेटराइट, रेगुर और लाल। अपन को पता है कि काली को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज का मुख्य उत्पादक है? कौन सा जो राज्य है वो मैंगनीज का मुख्य उत्पादक है? बताओ भाई, कौन सा राज्य है? अब देखो, उत्पादक अगर मैंगनीज का पूछे ना, तो हो गया उत्पादक, तो हो गया एमपी। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, अगर पूछ ले सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, तो भंडार जो है वो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा बोल दो, उड़ीसा बोल दो, बात एक ही। तो भंडार में तो उड़ीसा है, लेकिन उत्पादन अभी कौन करता है सबसे ज्यादा? एमपी करता है। तो हमें तो मुख्य उत्पादक पूछा है, तो हम क्या बताएंगे ये भाई? एमपी बताएंगे। अच्छा, एक बात और, कि जो ये मैंगनीज है किस में काम में आता है? मैंगनीज काम में आता है लोहे को बनाने में, है ना। लोहे को कठोर बनाने में मैंगनीज उस टाइम पे काम में आता है, लोहे में। और मैंगनीज काले कलर का होता है, लोहे को बनाने में आता है। और मैंगनीज राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, ये बता सकते हैं आप? राजस्थान में हमारे जो साउथ का एरिया है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में कौन कौन सी जगह पाया जाता है? बांसवाड़ा में तलवाड़ा हो गया, काला खूंटा हो गया, कांसला हो गया, और भी 3-4 जगह हैं, वहां पर मैंगनीज बहुतायत में पाया जाता है। तो राजस्थान में पूछे तो, राजस्थान में अगर पूछे तो बांसवाड़ा बता देना भाई। और आजकल तो सीधा जगहों का नाम पूछते हैं, एडवांस हो गया, जगह का नाम पूछते हैं। तो तलवाड़ा, काला खूंटा, काला खूंटा, कांसला, और ये सब चीजें जगह है कहाँ? ये बांसवाड़ा। कहाँ है? बांसवाड़ा। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख लो भाई अगला सवाल। गोवा में डैश डैश अयस्कों के निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों, गोवा के अंदर किसके अवक्षेप पाए जाते हैं? क्या गोवा के अंदर सोना, तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है? देखो, सोना कहाँ पाया जाता है? सोना तो पाया जाता है कर्नाटक में, है ना। सबसे ज्यादा लोहा वैसे कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। लेकिन गोवा के अंदर भी लोहे के क्या है, आयरन के क्या है, अवक्षेप मिलते हैं, निक्षेप मिलते हैं। कहाँ? गोवा में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अब्रक का भी नहीं है, तांबा हमारे राजस्थान में भी खूब मिलता है, एमपी में भी मिलता है। तो यहाँ जो हमारा 55वां सवाल है, उसके अंदर ऑप्शन सी, गोवा के अंदर लोहा पाया जाता है भाई। गोवा लोहा, गोवा से कौन ले लोहा? गोवा लोहा। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? ऐसा कौन सा राज्य है जो एकमात्र उत्पादक है टीन का? वही होता है टिन, और कहीं होता ही नहीं। टिन आपको साइंस में आपने टिन पढ़ा था, एसएन, है ना। टाका जो धातु बनाई जाती है, लेटा, है ना, वहां बताया था मैंने, लेड और टिन। अब जो ये टिन है, कैसे याद करोगे? पाया कहाँ जाता है? पहली बात पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऐसा याद कर लो, टिन को टेण बोल दो। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना, टेणा की छत है। किसकी छत है? टेणा की छत है। तो टिन, छत, छत्तीसगढ़। ऐसा याद कर लो। तो टिन कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस का भंडार है? भारत का कौन सा राज्य है जहां तटवर्ती जो है प्राकृतिक गैस का भंडार है? तो दोस्तों, ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। और असम में प्राकृतिक गैस के भंडार भी है। असम में सबसे ज्यादा खनिज तेल जो पेट्रोलियम है उसके भी भंडार है। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? राजस्थान करता है। उत्पादन जो है खनिज तेल का उत्पादन कौन करता है? सबसे ज्यादा राजस्थान करता है। लेकिन भंडार कहां पर? खनिज तेल के हो गए, प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर है? असम के। तो यहां ऑप्शन डी पूछ लिया मैं, तटवर्ती।
तो हमें जवाब देना है असम। क्या है भाई? असम, याद रखना। अब फैक्चुअल सवाल है, इसके अंदर मैं क्या ही बताऊं आपको, किस प्रकार के लोह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। देखो, आप बोलोगे सारे लोहों में चुंबकीय गुण होते हैं, लेकिन सवाल पढ़ो, लोह अयस्क बोला है। अयस्क और जो धातु है उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अयस्क जो होता है वो अशुद्ध रूप में होता है, उसमें धातु होती है, लेकिन उस धातु के अलावा उसमें और धातुएं भी मिली हुई होती है। अब ये अयस्क भी कितने होते हैं लोहे के? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और ये सिडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 प्रकार के अयस्क होते हैं लोहे के। जब भी हमें धातु कोई भी मिलती है वो अयस्क के रूप में मिलती है, डायरेक्टली धातु नहीं मिलती है। फिर उसका शोधन करते हैं ना रिफाइनरी में, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से शोधन करने के बाद में हमें प्योर धातु प्राप्त होती है। प्योर धातु लोहा है, वो तो चुंबक को ये गुण रखता है, वो तो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है या चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन लोहे का अयस्क कौन सा है? तो वो अयस्क है मैग्नेटाइट। नाम में ही मैग्नेट है, नाम भी इसीलिए इसका मैग्नेटाइट रखा हुआ है, क्योंकि ये लोहे को अयस्क है जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। तो चुंबक को इंग्लिश में अपन बोलते हैं मैग्नेट, और ये मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो गया। भारत में सर्वाधिक जो है लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? लाख कौन करता है भाई उत्पादक? तो भारत के अंदर देखो, सबसे पहली बात, भारत देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लाख उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा अगर लाख कहीं होती है तो भारत देश में होती है। 80% ऑफ वर्ल्ड, 80% ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का 80% लाख हम उत्पादन करते हैं। लगभग 20,000 टन के आसपास हम लाख उत्पादन करते हैं। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन कोई करता है तो वो राज्य है झारखंड। भारत में सबसे राज्य कौन करता है? झारखंड। उसके बाद में है छत्तीसगढ़, उसके बाद में है छत्तीसगढ़। झारखंड जो है भारत की लगभग 53%, कितना? लगभग 53% भारत क्या करता है? झारखंड जो है 53% लाख उत्पादन करता है। फिर बाद में छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, ये लगभग 17% के आसपास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी ही सही है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखो, एमपी, एमपी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हीरा उत्पादन होता है। क्या होता है? हीरा। और एमपी में कहा? पन्ना की खाने, सुनी होगी, हीरा पन्ना। हीरा और पन्ना को एक साथ बोला जाता है, लेकिन ये पन्ना एक जगह है, जिला है, तो इस पन्ना पे हीरा होता है भाई। सबसे ज्यादा जो है हीरा, लगभग हम 84,000 कैरेट, हीरे को कैरेट में नापा जाता है, 84,000 कैरेट सालाना, सालाना हम क्या करते हैं? एमपी के अंदर हीरा का उत्पादन करते हैं। अभी हाल ही में 2018 के अंदर सबसे बड़ा हीरा 42 कैरेट का मिला था। 42 कैरेट का, 42 पॉइंट कुछ होगा। उससे पहले 1961 में मिला था, वो 44 का था। लेकिन अभी 2018 में जो मिला था वो 42 कैरेट के आसपास मिला था। 84,000 कैरेट हम जो है हीरे का उत्पादन करते हैं। इसका जो एनएमडीसी, नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास में इसका स्वामित्व है। किसका? हीरे की खान का। तो यहाँ हीरा ऑप्शन सही है। खनिज तेल आपको अभी मैंने बताया था, खनिज तेल का जो भंडार है वो भंडार तो है सबसे ज्यादा असम में भाई, अंदर जमीन के अंदर सबसे ज्यादा वहां है। लेकिन निकाल कौन रहे हैं? हम निकाल रहे हैं राजस्थान वाले पचपदरा बाड़मेर के अंदर, हमने रिफाइनरी भी लगाई है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सोना अगर कहीं पूछे तो सोना कर्नाटक में। कौन कौन सी है? सोना पूछ लेते तो कोलार और हट्टी, आपने नाम सुना होगा। अरे केजीएफ देखी थी, वो साउथ की मूवी है। कोलार और हट्टी वहां कान्य है ना, कोलार हट्टी। सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कोयले का तो आपको पता ही, कोयला झारखंड में पाया जाता है सबसे ज्यादा। झारखंड में कौन कौन सी जगह पाया जाता है? झारखंड में झरिया, बोकारो, इन जगहों पर, झरिया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, ये राजगढ़ हो गई, इन जगह पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो खनिज तेल बता दिया राजस्थान में, कोयला बता दिया झारखंड में, हीरा बता दिया एमपी में, और सोना कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ा देता हूँ। कारण क्या है? खनिज एग्जामिनर का फेवरेट है, वो पूछता ही है।
राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% है। और वो तो आराम उते बता सको यार, राजस्थान वाला तो सब बता सके, क्योंकि राजस्थान वाला खूब बड़ी सवाल ना पड़ा वाला कि भाई सब जो पूरा 100% योगदान रखा वो रखा वो लेस्टेनोइट 100% है राजस्थान में वो लेस्टेनोइट। जिप्सम जो है राजस्थान में 90% है। एस्बेस्टोस है 61% है। रॉक फास्फेट भी है लगभग 90% के आसपास है। सीसा जस्ता भी लगभग 100% हम करते हैं राजस्थान वाले। सीसा जस्ता का उत्पादन भी हम राजस्थान वाले 100% करते हैं। रॉक फास्फेट 61%, 90% ये 90% ये वोलिस्टोनाइट यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा 100%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? सीमेंट में महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एमपी, केरल। राजस्थान में तो आपको पता ही है, राजस्थान में तो सीमेंट होती है, कहां नहीं होती है? भारत जो है ना वो दूसरे स्थान पर है सीमेंट उत्पादन करने में। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। उत्पादन के अंदर राजस्थान फर्स्ट पे, भंडार एमपी में, राजस्थान उत्पादन में फर्स्ट पे। मध्य प्रदेश में भी क्या है पाई जाती है सीमेंट, भंडार ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में भी थर्ड स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ये भी उत्पादन करता है सीमेंट का। केरल में नहीं है, ऑप्शन डी। नहीं पूछा है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग है? भाई रसायन आधारित यानी जिसमें कोई ना कोई रसायन आता हो, कोई ना कोई केमिकल काम में आता हो, वो रसायन आधारित उद्योग होगा। तारपीन सुना है? तारपीन का तेल सुना होगा। तारपीन निकलता है वृक्षों से। कहां से निकलता है? वृक्षों से। और वृक्षों में भी मेन कौन से वृक्ष निकलता है? देवदार। देवदार जो वृक्ष है उससे जो द्रव्य निकलता है वो होता है तारपीन। देवदार वृक्ष से निकाला जाता है तारपीन। चमड़ा जो है ना, चमड़ा रसायन उद्योग नहीं है। चमड़ा कौन सा उद्योग है? चमड़ा विनिर्माण उद्योग है। भाई ये रसायनों से नहीं बनाया जाता। चमड़े को क्या आप केमिकल रिएक्शन से बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो ये विनिर्माण उद्योग है। चमड़े को कई करा भाई आप, जूतियां बना दे, है ना, बेल्ट बना दिया, बैग बना दिया, यही तो बना चमड़ा। तो चमड़ा तो एक जो मिलता है पशुओं की खाल से मिलता है, उसका शोधन करके उसका नया रूप जो है विनिर्माण उसका कर दिया, तो नई नई हम चीजें बना लेते हैं। रेशा, रेशा क्या होता है? धागा। रेशम धागा कौन कौन सा? रेशम का धागा, कपास का धागा, ऊन का धागा, सूती वस्त्र का धागा, ना रेशम कीट पालते हैं। तो ये प्राकृतिक है। लेकिन क्या प्राकृतिक है क्या सारे कपड़े? पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये क्या है? पॉलिएस्टर वगैरह ये क्या है? ये सिंथेसिस जो है रेशे हैं, यानी कि लैब में बनाए हुए हैं, संश्लेषित है। तो लैब में जो चीज बनती है वो रसायन से बनती है, तो ये संश्लेषित, तो यही क्या हो गया? यही रासायनिक उद्योग हो गया। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में तो कोई रासायनिक उद्योग है ही नहीं, वो तो मिट्टी से डायरेक्ट बनेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो सवाल देखा करो अच्छे से, जब भी सवाल करो ना तो बहुत शांति से पहले सवाल पढ़ो, उसके बाद में उसके ऑप्शन देखो, फिर आप देखो यार इसमें से आप कौन से उड़ा सकते हो यानी काट सकते हो। जो अगर एक दो कट गए आपसे तो फिर दो बचे। फिर आपको लॉजिकली अच्छे से दिमाग को लगाना है और फिर टिक लगाना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा रहा हूँ कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ लेंगे, जो आपने इतने दिनों में पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ लेंगे ना, तो भी आपकी दिक्कत नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप औरों की बजाय अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन आप हड़बड़ी के अंदर इस टीचर की क्लास देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, ये कर लूं, और यार यही रह गया, यही रह गया, तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ करोगे। हड़बड़ गड़बड़, हड़बड़ में क्या होगी? गड़बड़ होगी। हमें हड़बड़ नहीं करना है, हमें बड़ी शांति से करना है। देखो स्टेनो वालों के साथ में हम अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं, उनकी साइंस की भी ली, फिर इंडियन ज्योग्राफी की ली। आगे अगर मेरे कोई जचेगी ही कोई और चीज़ की भाई इनको देना चाहिए, वो भी मैं दे दूंगा आपकी रिक्वेस्ट पर। लेकिन हमें बड़े शानदार तरीके से सवाल करने, तुम्हारा पेपर शानदार होगा। हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को जो आप बोलोगे ना वही आपके साथ में चीजें होंगी, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है किसके सहयोग से? ओडिशा के सुंदर। पहली बात, राउरकेला कहाँ है? राउरकेला ओडिशा में है। क्या है? स्टील का एक प्लांट है। स्टील का जो प्लांट है सबसे पहले है ये राउरकेला ही बना था भारत में। सबसे पहले अगर कोई पुराना स्टील का प्लांट है जो कि गवर्नमेंट क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का,
एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट का, तो सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बना था तो वो बना था राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा में बना था। किसके सहयोग से बना था? देखो हमने बहुत लोगों का सहयोग लिया, बहुत सारी योजनाओं में, बहुत सारे प्लांट्स में हम क्या लेते हैं, सहयोग लेते हैं। तो यहाँ सहयोग लिया था जर्मनी का। किसका लिया था? जर्मनी का। तो ऑप्शन यह जर्मनी में सी है। तो जर्मनी का सहयोग लेकर हम यहाँ पर क्या बनाए थे भाई? जर्मनी का हमने सहयोग लिया था। तो इसके अंदर ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलो तो, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है सूती कपड़ों की? गुजरात है क्या? यहां पूछा है सूती कपड़ों की राजधानी। सबसे पहले कपड़ा मिलें कहाँ लगाई गई थी? सूती कपड़ों की जो राजधानी है वो कहाँ है? कपड़ा मिलें ज्यादा कहाँ लगाई गई थी? मुंबई। मुंबई है भाई राजधानी। कौन सी है? मुंबई है। सूरत के अंदर कपड़ा बहुत बिकता है। भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ ले, कहीं भारत का मैनचेस्टर पूछ ले, मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं भाई। राजस्थान का पूछ ले यही मैनचेस्टर, तो आप बता ही दोगे। भीलवाड़ा। हमें तो पूछा है सूती कपड़ों की राजधानी, तो सूती कपड़ों की राजधानी है मुंबई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? अब मानसून प्रत्यावर्तन, देखो इंपॉर्टेंट चीजें, हमें बात की चीजें नहीं देखनी होती है, मेन जो पॉइंट है वो देख लो। क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? लौटते हुए मानसून की। मानसून इंडिया में कौन कौन से आते हैं? दो। एक आता है दक्षिण पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी कहाँ से आता है? अरब सागर से। एक आता है उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी कहाँ से आता है? ये बंगाल की खाड़ी में उठता है। ध्यान रखना अच्छे से। सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। वो कहाँ टकराता है? सबसे पहले केरल में टकराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा हमारे यहाँ होती है। और वर्षा की ऋतु हमारे कौन सी होती है? जून से सितंबर तक। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? प्रत्यावर्तन। अब प्रत्यावर्तन मानसून बोल दो, या लौटता हुआ मानसून बोल दो, या फिर अपन इसे उत्तर पूर्वी मानसून बोल दो जो कि बंगाली खाड़ी से उड़ता है। उत्तर पूर्वी मानसून बोल दो, एक ही बात है। तो प्रत्यावर्तन मानसून का समय कौन सा होता है? देखो मेन जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी, उसका समय होता है जून से सितंबर। तो ये तो ऑप्शन में कट गया क्योंकि हमें तो प्रत्यावर्तन पूछा है। तो प्रत्यावर्तन जो आता है वो अक्टूबर से मिड दिसंबर के बीच में आता है। तो अक्टूबर से मिड दिसंबर, ये हमें अवधि ध्यान रखनी है। कहाँ से? सर्दियों में आता है ये मानसून, है ना, लौटता हुआ मानसून, प्रत्यावर्तन मानसून। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यता होती है क्या? शीघ्र आगमन, प्रबलता, विलंब प्रबलता, शीघ्र आगमन व अति प्रबलता, विलंब व शिथिलता। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा। एल नीनो और लानिना ये दो क्या है? दो टर्म्स हैं। इसका फर्क क्या पड़ता है? ये प्रशांत सागर के अंदर कोई एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा है। अल नीनो का मतलब है गर्म जलधारा। अल नीनो का मतलब क्या है? गर्म जलधारा। और लाल नीनो का मतलब है ठंडी जलधारा। जब प्रशांत महासागर है उसके अंदर वो उसका जो सतह का पानी है वो गर्म होता है, तो वो अल नीनो, उसके द्वारा क्या आती है? अल नीनो। इस अल नीनो का पूरे विश्व पर जो विश्व की जलवायु उस पर फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है? मानसून तहस नहस भी हो जाता है, मानसून अच्छा भी हो जाता है। अगर लाल नीना आ रही है तो उससे ठंडी जलधारा आएगी, ठंडी हवाएं आएंगी, उससे क्या होगा? ठंड बढ़ेगी सर्दियों के दिनों में, और उससे मानसून क्या हो रहेगा? सही रहेगा, बारिश अच्छी खासी होगी। लेकिन अल निनो अगर हो रही है तो बारिश कम होएगी, विलंब से आएगी, मानसून है वो देरी से आएगा। ठीक है। अगर अल निनो आ रही है तो गर्म जलधारा अगर आ रही है तो देरी से आएगा, मानसून थोड़ा कमजोर होगा, है ना, ज्यादा मानसून नहीं होगा, देरी से आएगा, कमजोर होगा। तो यहाँ ऐसा कौन सा होता है? शीघ्र आगमन होगा क्या? शीघ्र आगमन तो लाल निना में होगा। प्रबलता होगी? नहीं होगा, ये तो नहीं है, ये तो लाल निना है। विलंब और प्रबलता, भाई देरी से तो आ जाए लेकिन प्रबलता से आ जाए, ये भी नहीं होगा। देरी से भी आएगा और कमजोर भी होगा, तो ये भी नहीं होगा। शीघ्र आगमन तो होता ही नहीं है, देरी से आएगा इसमें। तो विलंब और शिथिलता, यानी ढीला ढाला सा मानसून आएगा, शिथिल आएगा, कमजोर आएगा। तो एल नीनो और ला नीना मैंने आपको बता दिया, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखो भारतीय तटीय क्षेत्र दे दिया, जलवायु का प्रकार देखो। अब आपने कोपेन की जलवायु पढ़ी होगी,
आपने क्या है कोपेन की जो जलवायु दोस्तों पढ़ी होगी कि कोपेन कोपेन जो है उसने जलवायु का वर्गीकरण किया था और मालाबार तट पे एएमडब्ल्यू, कोरोमंडल पे एएस, कोंकण पे बीएसएसडब्ल्यू और उत्कल पे एडब्ल्यू। यहां पर ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एम का जो मतलब होता है मानसूनी हो गया, डब्ल्यू का जो मतलब हो गया शीत और शुष्क हो गया, एस का मतलब हो गया गर्म और शुष्क, डब्ल्यू का मतलब विंटर होता है है ना, और शीत और शुष्क हो गया, एस का मतलब गर्म और शुष्क हो गया, ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय होगा। इस तरीके से इन हर वर्ड का, एच का मतलब हाईलैंड हो गया, इन सब चीजों का, इन वर्ड्स का क्या है कोई ना कोई मतलब है और उसी से ये बनाई गई है। अब हमें इसको नक्शे से याद रखना होता है, क्या है मैप से याद रखना होता है कि कौन सी जगह कौन सी पड़ी गई है। ये देखो ई का मतलब होता है ध्रुवीय तुल्य, ये ई टी लगा दिया मतलब टुंड्रा तुल्य तुल्य। और बी एस एच डब्ल्यू जो कि हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा पाई जाती है, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू हमारे जो पूरा सूखा है लास्ट वाला जो मानसून है जहां पर धोरे हैं जो एकदम ही गर्म है वहां बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू पाई जाती है। ये यहाँ सी डब्ल्यू जी पाई जाती है, बी एस डब्ल्यू है, ए एम डब्ल्यू है। ये मालाबार का तट है तो यहाँ पर तो कौन सी पाई जाएगी, ए एम डब्ल्यू है। ये कोरोमंडल का तट है, यहाँ ए एस है। ए एस का मतलब, ए का मतलब मैंने बताया था उष्ण कटिबंधीय, एस का मतलब बताया था शुष्क गर्म। क्या है शुष्क गर्म, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली, ये देख लो। ये ऐसे जलवायु के इसको खंडों में बांट रखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देख लो। और यहाँ पर जो है कोंकण जो तट है इसके अंदर क्या है बी एस एच डब्ल्यू नहीं है। देखो कोंकण तट कहाँ पर है भाई, कोंकण तट ये यहाँ है, ये गोवा का ही तो है कोंकण तट। और इसने क्या दिया है सॉरी कोंकण यहाँ नहीं है, कोंकण यहाँ है, कोंकण यहाँ है, ये तो कोंकण यहाँ पर है गोवा, ये तो महाराष्ट्र है, ये कोंकण है। ये जो है कोंकण यहाँ पर देखो कौन सी है, ए एम डब्ल्यू है। कौन सी है कोंकण में, कौन सी है, ए एम डब्ल्यू है। यहाँ क्या दे रखी है, बी एस एस डब्ल्यू। तो गोवा के अंदर, वही गोवा के अंदर शुष्क थोड़ी पाई जाती है, गोवा में तो बहुत हरियाली है, तो गोवा के अंदर शुष्क नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखो जलवायु यहाँ पढ़ाने का समय नहीं है तो हम सवाल ही करेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, डब्ल्यू का मतलब पता होना चाहिए। एम का मतलब मानसून है, एस का मतलब गर्म शुष्क है ना, डब्ल्यू का मतलब मैंने बताया शीत शुष्क यानी सर्दियों में शुष्क। तो सी शुष्क शीत, शुष्क ग्रीष्म, पतझड़ मानसून। मानसून तो एम का मतलब होता है, पतझड़ भी नहीं है, शुष्क ग्रीष्म भी नहीं है, ये तो एस का मतलब होता है। तो डब्ल्यू का मतलब होता है शुष्क शीत, विंटर यानी सर्दी, शीत तो श्योर है, शुष्क आती है। डब्ल्यू हमेशा हम अपना शुष्क में काम लेते हैं ना, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू हमारे राजस्थान में मरुस्थल के लिए लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं। देखो मानसून जब आता है, मानसून से पहले एक प्री मानसून एक्टिव हो जाता है, और उस प्री मानसून से होता क्या है, जैसे कि ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस साइड में ये प्री मानसून आता है, केरल की साइड में। अब इस प्री मानसून से होता क्या है, प्री मानसून से जो आम वगैरह होते हैं वो क्या है पक जाते हैं, उनको पकने में सहायता मिलती है। मानसून से पहले आएगी तो उनको पकने में सहायता मिलती है, तो इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं, आमों के लिए अच्छी वर्षा भी कहते हैं। अब इसको पश्चिम बंगाल में नाम जाना था काल वैशाखी। पश्चिम बंगाल में इसको प्री मानसून को क्या कहते हैं, काल वैशाखी, जो कि तड़ित झंझावतों के साथ में, तो थोड़े से तूफान के साथ में ये बारिश आती है, इसको काल वैशाखी कहते हैं। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इसी चीज को असम में क्या कहते हैं, बोडी चिल्ला। इसी चीज को असम में, कहा, असम में कहते हैं बोडी चिल्ला। क्या कहते हैं भाई, असम में बोडी चिल्ला। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में। इसी चीज को चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटक में। कहा कहते हैं, कर्नाटक में कहते हैं। कर्नाटक में क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। बात है कि प्री मानसून है, आमों को जल्दी पकाने में ये सहायता करते हैं, और ये तड़ित झंझावतों या छोटे छोटे तूफानों या चक्रवात के साथ में ये बारिश आती है, आम के लिए अच्छी होती है। बोडी चेला, बोडी चेला असम में कहते हैं, काल वैशाखी कहाँ कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लॉसम किसको कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कहते हैं। इसको कॉफी शावर भी कहते हैं, चाय वर्षा कह सकते हैं, आम्र वर्षा कह सकते हैं, कॉफी शावर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु है। क्या तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान में शुष्क जलवायु नहीं है, तटवर्ती मैदान में तो कौन सी है, सदाबहार प्रकार की है। द्वीपों में, द्वीपों में भी नहीं है, द्वीपों में तो हमारे अंडमान निकोबार में तो तीनों प्रकार की पाए जाते हैं, वन भी पाए जाते हैं, वनस्पति शुष्क नहीं मिलेगी।
वहाँ तो सदाबहार मिल जाएगी, मैंग्रोव मिल जाएगी और पर्णपाती भी मिल जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार में भी शुष्क नहीं मिलती है, शुष्क जलवायु नहीं पाई जाती है। तो शुष्क जलवायु तो भारतीय मरुस्थल राजस्थान के अंदर थार का रेगिस्तान, वहां पर शुष्क जलवायु हमारी होती है। BWHW वहां पर पाई जाती है कोपेन के अनुसार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किन महीनों के बीच में आता है? अभी बताया था प्रत्यावर्तन काल, प्रत्यावर्तन काल बोल दो, उत्तर पूर्वी मानसून बोल दो, बात एक ही है। अक्टूबर से मिड दिसंबर के मध्य में, जहां भी ऑप्शन में अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर से जनवरी नहीं, अगस्त से नवंबर नहीं, दिसंबर से फरवरी नहीं, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ होती है? मासिनराम में, देहरादून में, डिब्रूगढ़ में और कोलकाता में। ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मासिनराम मेघालय, ये नाम आपने पढ़ा होगा। भारत की सबसे जो ज्यादा वर्षा होती है वो मासिनराम मेघालय में होती है। सालाना लगभग 467.4 इंच जो है ये सालाना होती है। और मासिनराम में एक रिकॉर्ड है, 1000 इंच बारिश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1000 इंच का, और 467 है वो वार्षिक औसत है मासिनराम मेघालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? शीतकालीन वर्षा कहां होती है? अपने राजस्थान में भी होती है। कहां का परिणाम है? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर में जो चक्रवात उठते हैं, उन चक्रवातों के कारण हमारे यहाँ सर्दियों के दिनों में क्या होती है? बारिश होती है। उसको हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं मावट, जो कि हमारी रबी की जो फसल है उसके लिए अच्छी होती है, गेहूं के लिए, जो के लिए, है ना, इसके लिए ये फसल अच्छी होती है। होती कहाँ है? अरब सागर में नहीं, बंगाली खाड़ी, लाल सागर नहीं, भूमध्य सागर में ये चक्रवात उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? भूमध्य सागर में उड़ते हैं। फिर उससे क्या है, उन चक्रवातों से बारिश होती है, उसको हम राजस्थानी भाषा में मावट कहते हैं। ये भी सवाल बहुत बारी पूछा जाता है भाई। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, पहले ही बताया था, वापस होते मानसून से, यानी प्रत्यावर्तन से नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सही बात है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है भारत में वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कहाँ से उड़ता है? अरब सागर से। टकराता कहाँ है? केरल पे, फिर धीरे धीरे इधर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास खत्म हो चुकी है। पहले वाली क्लास 3 नंबर भी आप देख लेना, वहाँ 1 से 25 तक सवाल है। 51 से 26 से 75 तक मैंने इसमें लिया, क्योंकि पहले वाली क्लास में एक वॉइस का टेक्निकल एरर आ गया था, फिर हमने उसको कट लगा दिया था ताकि एक दूसरी प्रॉपर आपको क्लास दी जाए। दोस्तों आज की क्लास यहाँ ही समाप्त होती है। आगे कुछ और लाना है तो मैं ले आऊँगा आपके लिए। और स्टेनो वालों, आप बहुत लगन से इस चीज़ में लगे रहो। हम आपकी जो जर्नी है उसमें आपको गाइड करते रहेंगे। देखो टीचर का इतना ही रोल होता है कि वो गाइड करे, प्रॉपर गाइड करे। अगर बच्चों को कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो वो गाइड कर सकता है। बाकी आपको ही पढ़ना है, आपको ही अपने आप को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँ। और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो लोग आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत उनको सुखद परिणाम मिले, उनका सिलेक्शन हो, श्योर हो। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जो है ये स्टेनो का जो पेपर है, इसके लिए मात्र 1.25 महीने, 1 महीने और 10 दिन के आसपास ही मैंने इसकी तैयारी की थी। बहुत ज़्यादा दिनों तक तैयारी नहीं की थी। जॉब भी करता था, सुबह शाम का जो टाइम मिलता था उसी में तैयारी की थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ था। फाइनल के अंदर मेरे 170 प्लस नंबर आए थे। तो रिटर्न में अगर आप अच्छे नंबर खींच लेते हो तो आपको फिर वहाँ दिक्कत नहीं आती है। किसमें? स्किल के अंदर। स्किल में थोड़े कम भी आ जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास समाप्त हुई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।